गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू नालंदा एकेडमी। आज हम लोग 2019 फिजिक्स का व्याख्याता का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। हम लोग आज की क्लास में 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट 3 है, साउंड एंड लाइट। When ultraviolet radiation of certain frequency falls on a potassium target, the photoelectron release can be stopped completely by retarding potential of 0.6 volt। क्या बोल रहा है। ये हमारा पोटेशियम का टारगेट है। इसमें हम लोग रेडिएशन को डाल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी एफ है। इस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.6 वोल्ट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर हम लोग इसी मेटल पे फ्रीक्वेंसी को 10% बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी को 10% बढ़ा दिए, पहले एफ थी तो अब कितनी हो जाएगी 1.1 एफ, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 0.9 वोल्ट, ये भी दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है इस मेटल का वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, सॉल्व कैसे करें, चलिए देखते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये पोटेशियम का मेटल है, इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.6 वोल्ट। अब अगर बोल रहा है इसी पोटेशियम के मेटल में फ्रीक्वेंसी को 10% बढ़ा दिए, तो पहले फ्रीक्वेंसी एफ थी तो अब कितनी हो जाएगी 1.1 एफ। इस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 0.9 वोल्ट। ठीक है। और वर्क फंक्शन आपसे पूछ रहा है। वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि मेटल सेम है। ठीक है। वर्क फंक्शन आपको निकालना है, कैसे निकालें। हम लोग लगाते हैं इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, जो भी हम लोग एनर्जी देंगे, ये एनर्जी 2 पार्ट में यूज होगा, कुछ वर्क फंक्शन और कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना दिया हुआ है 0.6 वोल्ट। ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए लगाते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। चलो, एनर्जी कितनी है H इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.1 एफ, 1.1 एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.9 वोल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके W की वैल्यू निकालनी है। क्या करते हैं, कुछ नहीं, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। अगर हम लोग 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 इक्वेशन को यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। H इक्वेशन नंबर 2 क्या है 1.1 HF इज इक्वल टू W प्लस E इंटू 0.9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1.1 HF माइनस HF 0.1 HF हो जाएगा, W माइनस W गया, 0.9 ई माइनस 0.6 ई तो हो जाएगा 0.3 ई वी, वोल्टेज है यहां पर। ओके, तो ये इधर जाएगा, एचएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये तो एचएफ की वैल्यू आई, हमको तो डब्ल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर ये है 1, एचएफ की वैल्यू कितनी है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस केमेक्स कितना है 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इससे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6 इधर जाएगा, 3 माइनस 0.6 2.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया हमारा डब्ल्यू। सो करेक्ट आंसर इज 2.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आया, नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन ओपन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसेस फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड से ओपन होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। 75, 125, 175, 225 ये सब फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है वो, और बोल रहा है 10th हार्मोनिक ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप का 10th हार्मोनिक आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, कोई भी दो फ्रीक्वेंसी को लेके एचसीएफ निकालना है आपको। कोई भी दो फ्रीक्वेंसी को लेके क्या निकालना है? एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताएगा। चलो कोई भी दो फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं, मान लेते मैं इसको ले लिया और इसको ले लिया, इसको और 175 को ले लिया, ठीक है। सो 75 हर्ट्स 75 को लिया और 175 को लिया, ये दो फ्रीक्वेंसी लिया मैं, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 75 को क्या क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3। 175 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 4, 5, 6, 7, ठीक है। दोनों में 25 कॉमन है, मतलब एचसीएफ कितना आ रहा है? 25 हर्ट्स। दैट इज ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। 25 हर्ट्स ये क्या है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। आ गया हमारा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। सो 25 हमारा लोवेस्ट है, उसके बाद कितना दिया हुआ है? 75, उसके बाद 125, उसके बाद 175, उसके बाद 225, ये दिया हुआ है। ये सारा फ्रीक्वेंसी 20 से कट जाएगा क्या? अगर मेरे को रेशियो लेना है तो 1 जा, 3 जा, 5 जा, 7 जा, 9 जा, ये आ रहा है। तो यहां पर देख सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं हमको, इवन हार्मोनिक नहीं मिल रहा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा था 10th हार्मोनिक, 10th हार्मोनिक तो हमको मिलेगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अ स्ट्रिंग विथ मास डेंसिटी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर। आपको मास डेंसिटी दिया हुआ है 4 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। टेंशन दिया हुआ है स्ट्रिंग का 360 न्यूटन। ये दो डाटा दिया हुआ है, इस फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड से फिक्स है। वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 375, द नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 450। दो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 375 और 450, और मास ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। फिर से ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, और आपको दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उन दोनों फ्रीक्वेंसी का आप एचसीएफ लोगे। क्या लोगे? एचसीएफ। तो आपको लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास जो फॉर्मुले हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मुले हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं 375 और 450 का एचसीएफ लेते हैं। 375 और 450 का एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। वो आपको आता है लेने, है ना, आप एचसीएफ निकाल सकते हो। मैं एक बार जल्दी से निकाल के बता देता हूं। 375 को क्या लिख सकते हैं? 75 इंटू 5 लिख सकते हैं। 450 को क्या लिख सकते हैं? 75 इंटू 6। दोनों में कॉमन क्या है? 75। सो एचसीएफ आएगा 75। एचसीएफ कितना आएगा? 75। मतलब 75 हर्ट्स ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। 75 हर्ट्स क्या है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद कैसे करें? पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हमको पता है फॉर्मूला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 1/12 √/T/μ। ये फॉर्मूला होता है। फंडामेंटल मतलब लोवेस्ट, ये कितना आया? 75। 1/12 √/, टेंशन कितना दिया है? 360। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। अब इसको फटाक से सॉल्व करना है। 4 1 जा, 4 9 जा, 90 आ रहा है। ध्यान से देखना, 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3,
और एक जीरो और है तो 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 का रूट 10 का पावर 2, बचा क्या 9, 9 का रूट 3 और ये 1/12 और यहां 75 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो 75 इज इक्वल टू, यहां पर कट जाएगा क्या, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 25 आ रहा है। सो 25 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 100। 25 1 जा 25 4 जा, सो 12 इज इक्वल टू 4, तो L इज इक्वल टू 2 मीटर। तो L की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2 मीटर। बट हमको लेंथ नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, मास ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास निकालना है। वो कैसे निकालें, ये नोट हो गया। देखो म्यू मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 का पावर -3 ये दिया हुआ है। एक लेंथ का मास इतना है तो L लेंथ का मास कितना होगा, टोटल मास म्यू इंटू एल होगा। एक लेंथ का मास म्यू है तो L लेंथ का मास म्यू इंटू एल। 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 2 दैट इज हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -3 kg। सो करेक्ट आंसर इज 8 इंटू 10 का पावर -3 kg। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, द वर्क फंक्शन ऑफ 3 मेटल ए बी एंड सी 4.5 4.3 एंड 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या बोल रहा है, 3 मेटल हैं ए बी सी, तीनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। इसका कितना दिया है 4.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट और इसका 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। तीनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तीनों में हम लोग लाइट डाल रहे हैं जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। लाइट का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, तीनों में सेम लाइट डाल रहे हैं। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम, किसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसमें से निकलेगा, अगर लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हमको यह देखना है कि इस लाइट की एनर्जी कितनी है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, इस लाइट की एनर्जी निकालनी है ना, इसका एक शॉर्टकट है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12400 अपॉन लैम्डा। इस लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में मिलेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है, फटाक से एनर्जी निकालना है तो ये फॉर्मूला है, लगभग आंसर सेम आएगा आपका। तो 12400, लैम्डा कितना दिया हुआ है अपने को 4000 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, 20 कैंसल, 4 1 जा 0 जा 4 3 जा 12 1 जा 31/10 मतलब 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट ये आया। अब आप देख सकते हो जो हम लोग लाइट डाल रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है 3.1, लाइट डाल रहे हैं उसकी एनर्जी 3.1 और वर्क फंक्शन ज्यादा है, यहां भी वर्क फंक्शन ज्यादा है, यहां भी वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो तीनों के केस में वर्क फंक्शन ज्यादा है। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते, ना तो ए से, ना बी से, ना सी से। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ। बोल रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बढ़ा दिए और मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का, किसका बढ़ेगा किसका कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है FO/FE। ठीक है, और माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है L इंटू डी अपॉन FO इंटू FE। ठीक,
अब बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ेगा, आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर घटेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप घटेगा और टेलीस्कोप बढ़ेगा। ठीक है, कौन सा आंसर है? माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट टेलीस्कोप विल इंक्रीज, सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी 2a²। एक बीम है अनपोलराइज्ड जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है 2a²। ठीक है, पासेस थ्रू अ थिन पोलराइड। एक पोलराइड है, इससे पास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी एब्जॉर्प्शन यहां पर नहीं हो रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट, इससे बाहर जब लाइट निकलेगी, ये लाइट इससे एंटर करके जब बाहर निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। याद रखना, अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर से गुजरता है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर से गुजरता है तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आधी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बस इंटेंसिटी को आधा कर दो, 2a² डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आएगा? a²। तो करेक्ट आंसर इज a²। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट लग रहा है कि जब अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से गुजारते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जिसको ये मालूम है 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ खींचे, है ना, और इस ग्राफ का स्लोप बताना है। ग्राफ का क्या बताना है? स्लोप। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, जिन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ पूछ रहा है उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। अब ये सोचो इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन कैसे आएगा? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है आपको? E इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स होता है। इससे रिलेशन आ सकता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू एफ इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स। के मैक्स को के लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक्स एक्सिस में रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस में रखे हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स रख दिया, काइनेटिक एनर्जी की जगह वाई रख दिया। इसको रीअरेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू। ठीक है, क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका स्लोप क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट है ये स्लोप होता है। तो इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा? h। और वही तो हमसे पूछ रहा था स्लोप क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज h। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट P एंड Q ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में 2 पॉइंट है, P और Q। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 स्लिट होते हैं। पार्ट डिफरेंस, यहां पर पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है 0 और यहां पर पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है λ/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ P एंड Q, P और Q पे इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। चलो कैसे सॉल्व करें इसको? देखो मैं बताता हूं। P पॉइंट, Q पॉइंट, 2 पॉइंट है।
यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 दिया है, यहां पर पार्ट डिफरेंस λ/4 दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस 2 पाई के फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। ये पार्ट डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, ये एक प्रकार का लेंथ है, ये एक प्रकार का एंगल है। तो लेंथ और एंगल कभी इक्वल नहीं हो सकते। लैम्डा का पार्ट डिफरेंस 2 पाई के फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो फेज डिफरेंस यहां पर कितना होगा? पार्ट डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 होगा। यहां पर फेज डिफरेंस लैम्डा की जगह 2 पाई रख दो, 2 पाई बाई 4 मतलब π/2, ये फेज डिफरेंस आ गया। ठीक, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। फाई मतलब फेज डिफरेंस, इसीलिए मैं पहले से फेज डिफरेंस निकाल दिया, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी सेम रहती है, तो I1 और I2 सेम रहेगा। ये P पॉइंट है। I प्लस I 2I, रूट आई दोनों तरफ रूट है, 2I, फाई की वैल्यू कितनी है? 0, कॉस 0 1 होता है, तो इंटू 1, डेट इज कितना आ रहा है? 4I। P पॉइंट पे इंटेंसिटी आ रही है 4I, Q पॉइंट पे फिर से फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस फाई। फाई की वैल्यू कितनी है? π/2। कॉस π/2 कितना होता है? 0। π/2 मतलब 90, कॉस 90 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। I और I सेम है, I प्लस I 2I। तो Q पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 2I। पूछ क्या रहा था हमसे? इंटेंसिटी एट पॉइंट P अपॉन इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। 4I ये आया, Q पॉइंट पे 2I। आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2:1। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 25 मीटर। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 25 मीटर। मान लेते हैं मीन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड 25 मीटर, मतलब ए इज इक्वल टू 25, यहां तक जा रहा है। टाइम टेकन, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज 3 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड। What minimum time required for the particle to move between point 12.5 सेंटीमीटर on either side? देखो ये 25 है, ये 25 है, तो 12.5 यहां कहीं पर आएगा, ये होगा 12.5 ऑन आइदर साइड। इधर भी मिलेगा अपने को और इधर भी मिलेगा 12.5। तो यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक जाने में कितना समय लग रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ए से लेकर बी तक जाने में कितना समय लग रहा है? ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको? हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, ये पॉइंट ओ है ना, ए से लेकर ओ तक जाने में कितना समय लग रहा है ये निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखो, मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका इक्वेशन ये है। अब यहां पर ए पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? देखो ये टोटल, ये ए मतलब एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड का आधा है ये, एम्पलीट्यूड का आधा है, तो पोजीशन क्या है? a/2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए कैंसल हो गया, 1/2, 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, इज इक्वल टू साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड इंटू टी। दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, दोनों को कंपेयर करता हूं, यहां π/6 आ रहा है, यहां 2π/3 इंटू टी। पाई कैंसल, 3 1 3 2 जा, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है?
1 बाई, ये इधर गया 1/4 सेकेंड, तो 1/4 सेकेंड आया टी। ठीक है, ये टी कौन सा टी है? ए से ओ तक जाने का समय, ए से ओ तक जाने का समय। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए से लेकर बी तक जाने का समय। तो टोटल टाइम जो आएगा वो कितना होगा? डबल होगा, दैट इज 2t, दैट इज 2 इंटू 1/4 सेकेंड, दैट इज 2 1 जा 2 2 जा 0.5 सेकेंड। दिस इज द टोटल टाइम। ठीक है, हमसे पूछ रहा था ए से लेकर बी तक जाने का समय पूछ रहा है हमसे, इसलिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम is incident on a long narrow slit of width 0.4 mm। लॉन्ग नैरो स्लिट, एक स्लिट बोल रहा है ना, एक स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, दो स्लिट मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। सो एक स्लिट है, इसमें लाइट डाल रहे हैं, लाइट का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस स्लिट का साइज कितना है? 0.4 mm। स्लिट के साइज को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.4 mm, ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन is observed on a screen with the help of convex lens of focal length 30 centimeter put behind the screen, put behind the slit। बोल रहा है स्क्रीन के जस्ट पहले एक कॉन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आपको? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये लाइट कहां पर जाके मिलेगी? 30 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी। तो जो हमारा स्क्रीन होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? 30 सेंटीमीटर पे। कैसे पता चला? इसका फोकल लेंथ 30 है, मतलब 30 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी लाइट। ठीक है, पूछ क्या रहा है? फोकल द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ रहा है। देखो यहां पर हमको ब्राइट मिलता है, सेंट्रल लाइन में क्या मिलता है? ब्राइट। ब्राइट के ऊपर क्या मिलेगा? डार्क। नीचे भी क्या मिलेगा? डार्क। इस पोर्शन को बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, स्मॉल ए। 2 लैम्डा कैपिटल डी क्या है? यही 30 सेंटीमीटर क्या है? कैपिटल डी। तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखो विड्थ पूछ रहा है, क्या है? 2 लैम्डा, इसको मैं मिटा रहा हूं, लैम्डा मतलब वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर -10। कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना था? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2 मीटर अपॉन स्मॉल ए। स्मॉल ए कितना दिया हुआ है? 0.4 mm। 0.4 mm, देखो 0.4 mm, mm मतलब 10 का पावर -3, यही है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 4 इंटू 10 का पावर -4। डेसिमल को इधर खिसकाऊंगा, पावर एक और बढ़ जाएगा। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है और आंसर लाना है। कैलकुलेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है ये बताता हूं। सबसे पहले आप 10 के पावर्स को सॉल्व करो। देखो ध्यान से, 10 का पावर ऊपर गया तो 10 का पावर -4 ऊपर गया तो +4, 3 जीरो और मिल गया आपको। 3 जीरो यहां से और यहां से एक जीरो, 4 जीरो। तो 10 का पावर 4 और 4 जीरो और मिल गए तो 10 का पावर 8। 10 का पावर कितना मिला? 8। 10 का पावर -10 और -2, 10 का पावर -12। ठीक है, अब डिजिट्स क्या क्या बच गए? 2 5 3,
2 इंटू 5 इंटू 3, ये डिजिट्स बच गए। नीचे में क्या बच गया? 4। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करते हैं तो -12 और 8 -4 हो जाएगा। इधर आते हैं सॉल्व करने के लिए। 8 और -12 कितना होगा? 10 का पावर -4। ये क्या बच गया? 5 3 15, 15/2, 15/2। तो 15/2 कितना हो गया? 7.5, 7.5 इंटू 10 का पावर -4। 10 का पावर -4 को 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। इसको यहां पर भेज दिए तो 7.5 इंटू 10 का पावर -1 0.75, ठीक है। और 10 का पावर -3 मतलब मिली होता है, और हम विड्थ निकाल रहे हैं तो मीटर में निकलेगा, तो आंसर होगा 0.75 mm, ठीक है। यहां पर बहुत लोग कैलकुलेशन में फंसेंगे। कैलकुलेशन में हमेशा याद रखना, जब इस टाइप का कैलकुलेशन दिखेगा आपको, सबसे पहले 10 के पावर्स को सॉल्व करो, ठीक है। पॉजिटिव पावर लिख लो, नेगेटिव पावर लिख लो, और बाकी डिजिट्स को लिख लो। उससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे यहां पर जीरोस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। बेटा, हमारी फिजिक्स लेक्चरर की बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बहुत जल्द स्टार्ट होगी, अप्रैल में। आपको जो भी क्वेरीज है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में टेस्ट होगा। टेस्ट क्लास, टेस्ट सीरीज, यहां पर सारी चीजें होंगी, है ना। तो आपको जो भी क्वेरीज है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिए थे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। चलिए, अ स्टूडेंट कैन नॉट सी बियॉन्ड 15 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर के बाहर नहीं देख सकता है। फाइंड पावर ऑफ लेंस ही शुड यूज टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? याद रखना, कई बार क्वेश्चन में देता है, कई बार नहीं देता है। 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस निकालना है। पावर निकालना है मतलब फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है, लेंस में माइनस आता है, मिरर में प्लस आता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि v और q लें, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया, तो हमेशा u लेंगे जो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, तो u को लेंगे -25, ठीक है। और v जो होगा, जो डिफेक्ट होगा, जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट इसका कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, तो v होगा 15 सेंटीमीटर। बस v और u की वैल्यू को रखेंगे तो f मिलेगा, f से पावर आ जाएगा। रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v है -15 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u है -25 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/25 माइनस 1/15। सॉल्व कैसे करें? ये 15 इधर गया, 15
-25 -10 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 25 इंटू 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये 1/f आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, पलट जाएगा, 25 इंटू 3 75/2 माइनस में, ये f आया। हमको पावर चाहिए डायोप्टर में, ये सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ, तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। क्या होता है फॉर्मूला? 100/f। 100/f, f कितना है? 75/2 विथ नेगेटिव साइन, 2 से कटेगा, सॉरी 25 से कटेगा, 3 जा 4 जा, 4 2 जा 8, -8/3 डायोप्टर, ये पावर आया। ठीक है, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.66 या 2.67, तो -2.67 डायोप्टर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नोट कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट ही होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट होते हैं। इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। देखो यहां पर चीजों को समझना, क्योंकि डिफ्रैक्शन है तो सिंगल स्लिट होगा। ये लाइट आ रही है, ये स्क्रीन है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर पे तो हमेशा ब्राइट बनता है, सेंटर पे हमेशा क्या बनता है? ब्राइट। ठीक है, इसके बाद डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा। तो जो सेंट्रल ब्राइट के बाद वाला जो ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर की होती है। इसके बाद जो ब्राइट बनेगा उसकी इंटेंसिटी सेंटर से क्या हो जाएगी? थोड़ी कम। इसके बाद जो ब्राइट बनेगा उसकी इंटेंसिटी भी इससे कम हो जाएगी। उसके बाद जो ब्राइट बनेगा उसकी इंटेंसिटी इससे भी कम हो जाएगी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर के ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो ब्राइट बनते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होते जाती है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितने भी ब्राइट बनते हैं सारे की इंटेंसिटी सेम रहती है। डिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये नॉलेज है तो आप दो ऑप्शन को तो ऐसे ही काट सकते हो। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी है, इसके बाद इंटेंसिटी कम होते जा रही है। यहां पर देखो 1:4:9 इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। 1:2:3 इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये नहीं हो सकता। 1:4/9², ये 1 से कम हो गया, इंटेंसिटी घट रही है। या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। अब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको हमको सॉल्व करके लाना पड़ेगा। इतना समझ में आया? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सॉल्व कैसे करें इसको। देखो सबसे पहले तो ये चीज को याद रखना, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस 2 पाई के फेज डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। इस चीज को मैं पहले भी बताया हूं। ठीक, मान लेते हैं सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट, सेंटर की इंटेंसिटी आई नॉट, इसके बाद वाले की इंटेंसिटी I1, उसके बाद वाले की इंटेंसिटी I2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 5/2 अपॉन 5/2 का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। आई नॉट क्या है? सेंटर की इंटेंसिटी, और सेंटर के बाद की इंटेंसिटी निकालती है तो ये फॉर्मूला है। ठीक, अब समझना, सेंटर में पार्ट डिफरेंस 0 होता है, उसके बाद वाले में पार्ट डिफरेंस होता है 3λ/2। ठीक है, डिफ्रैक्शन में सेंटर में पार्ट डिफरेंस 0 होता है, उसके बाद 3λ/2, उसके बाद का पार्ट डिफरेंस होता है
5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस 2 पाई के फेज डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, यहां फेज डिफरेंस तो 0 होगा, यहां लैम्डा की जगह 2 पाई रखेंगे, 2 पाई बाई 2 मतलब ये 3 पाई, ये 5 पाई। तो सेंटर में फेज डिफरेंस 0 होगा, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई। फेज डिफरेंस इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि फॉर्मूला फेज डिफरेंस का हमारे पास। तो सेंटर के बाद जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 3 पाई। 3 पाई रख देते हैं। तो सेंटर के बाद मतलब I1 इंटेंसिटी निकलेगी, I0 साइन फाई की जगह क्या रखेंगे, 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। 3 पाई बाई 2 ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू 4 I0 अपॉन 9 पाई स्क्वायर। आगे I1 की वैल्यू, सिमिलरली I2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, I2 इज इक्वल टू, इसके बाद I2 इज इक्वल टू I0 साइन I2 पार्ट डिफरेंस कितना है, इतना, फेज डिफरेंस कितना है 5 पाई। तो 5 पाई की जगह 5 पाई रखेंगे, 5 पाई बाई 2 अपॉन 5 पाई बाई 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा, I2 हो जाएगा I0 5 5 जा 25, नहीं 5 पाई, 25 पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा। आ गया। तो हमारे पास I0 की वैल्यू, I की वैल्यू और I2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों की वैल्यू को रख के देखते हैं। चलिए मिटाल दो इतना। तो I0 हमको तो रेशो चाहिए, I1 की वैल्यू कितनी है 4 I0 अपॉन 9 पाई स्क्वायर। I2 की वैल्यू कितनी है 4 I0 अपॉन 25 पाई स्क्वायर। बस अब आप देख सकते हैं रेशो क्या होगा, I0 कैंसल, 4 कैंसल, ठीक है। तो 1:1 बाई 9 पाई स्क्वायर इज टू 1 बाई 25 पाई स्क्वायर। 4 कैंसल नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहां पर 4 नहीं है ना, तो 4 कैंसल नहीं होगा। तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख सकते हैं आप लोग। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन का मेरे ख्याल से ये आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट को हम लोग एयर से ग्लास में डाल रहे हैं, ये लाइट को एयर से ग्लास में डालें। द रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब देखो, रिफ्लेक्टेड बीम कंप्लीटली पोलराइज हो गया, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन है। और ब्रूस्टर लॉ क्या बोलता है, अच्छा ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 57 डिग्री। अगर रिफ्लेक्टेड बीम फुल्ली पोलराइज हो गया तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। अब बोल रहा है इफ द सेम बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू ग्लास, सेम लाइट को वाटर से ग्लास में डाला जा रहा है। पहले एयर था, अब वाटर हो गया। वाटर से ग्लास में डालेंगे तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पूछ रहा है आपसे। रिफ्लेक्टेड बीम फुल्ली पोलराइज है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पूछ रहा है, पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा। लगाते हैं ब्रूस्टर लॉ। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो कि वाटर है। ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो।
यहां पर वैल्यू 1 है, यहां पर वैल्यू 1 से ज्यादा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, किसी भी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो यहां वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है वैल्यू, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो कुल मिला के वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कुल मिला के वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पहले से कम आएगा। पहले कितना आया था 57 डिग्री, अभी एंगल ऑफ पोलराइजेशन पहले से कम आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, थीटा इज लेस देन 57 डिग्री। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सारे की एनर्जी सेम दी हुई है, हैविंग सेम एनर्जी ऑफ 1 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। सारे की एनर्जी सेम है, वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है फॉर्मूला। ठीक, एम वी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इसका तीनों की एनर्जी सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों के लिए प्लांक्स कांस्टेंट सेम है। इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √मास। जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम मतलब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा मास किसका है, इन दोनों का लगभग बराबर रहता है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से डबल रहता है, तो सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का, तो सबसे कम वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का। तो सबसे कम वेवलेंथ अल्फा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से आप मैच कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हम लोग अभी 64 सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व किए थे, 65। ठीक है, a certain prism is found to produce a minimum deviation of 38 डिग्री। बोल रहा है एक प्रिज्म है जिसका मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 38 डिग्री, इट प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 44 डिग्री। वही प्रिज्म 44 डिग्री का भी डेविएशन दे रहा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आइदर 42 डिग्री और 62 डिग्री। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो 42 डिग्री हो या तो 62 डिग्री हो, तब 44 डिग्री का डेविएशन आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व कैसे करें, याद रखना जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल, ये फॉर्मूला लगता है प्रिज्म के क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 और इसको इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, इमरजेंस। अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही काम करेगा। तो यहां पर जो दो एंगल दिया हुआ है 42 और 62, एक इंसिडेंस है, दूसरे को इमरजेंस भी मान सकते हैं। तो 42 प्लस 62 इज इक्वल टू ए प्लस डेल की वैल्यू कितनी दी हुई है 44, 62 और 42, 72, 82, 92, 102, 34, 104 इज इक्वल टू ए प्लस 44। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 माइनस 44, 60 डिग्री, ए आ गया 60 डिग्री। ठीक, अब यहां इस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। ठीक है, लेकिन जब
डेविएशन मिनिमम होता है, जब डेविएशन मिनिमम होता है तो ई और आई बराबर हो जाते हैं। तो ई की जगह क्या लिख सकता हूं, आई, आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 60 और मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 38। 60 और 38 98, 2i की वैल्यू 98 आई तो आई कितना आया 49 डिग्री। यही पूछ रहा था हमसे। करेक्ट आंसर इज 49 डिग्री। समझ में आया? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड इज प्लग्ड टू प्रोड्यूस वेव। अ स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया हुआ है। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से फिक्स है, उसको प्लग किए तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, है ना। ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से फिक्स है। अगर मैं इसको प्लग करूंगा, जैसे गिटार होता है हमारा, प्लग करते हैं हम लोग, आवाज निकलता है, तो इसमें आवाज भी निकलेगा और वेव भी बनेगा। उस वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 6 cos पाई x साइन 100 पाई t। उस वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेना है, टाइम को सेकंड में लिखना है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन स्ट्रिंग एट x इज इक्वल टू 1/6, t इज इक्वल टू 1/सेकंड, 1/50। बोल रहा है x इज इक्वल टू 1/6 और t इज इक्वल टू 1/50। इस कंडीशन पे वेलोसिटी निकालनी है। इस कंडीशन में क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dt, ये होता है फॉर्मूला। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो 6 cos पाई x, ये कांस्टेंट है। अब साइन का डेरिवेटिव, यहां पर टाइम आ रहा है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो cos 100 पाई t हो जाएगा। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम का कोफिशिएंट क्या है 100 पाई, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 पाई। ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब x की वैल्यू को क्या रखना है, 1/6। x की वैल्यू को 1/6 रखेंगे तो पाई/6 आएगा। ये cos पाई/6, पाई/6 मतलब 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, इंटू 100 पाई इंटू, अब यहां पर t की वैल्यू को क्या रखना है 1/50। 1/50 रखेंगे तो 2 पाई आएगा। cos 2 पाई कितना होता है भाई, ये एंगल 0, 2 पाई मतलब एक चक्कर लगा लिए, तो एक चक्कर लगा लिए तब भी सॉरी, cos 0 की वैल्यू ये 0 है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पाई मतलब एक चक्कर लगा लिए, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये 1 हो गया अपना। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 30, 30 इंटू 100, 300 √3 पाई, हाँ ये आ रहा है, ये लैम्डा नहीं आएगा, 300 √3 पाई। सॉरी, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं अपन, ये 6 है ना, 6 है। cos पाई x की वैल्यू रख दी √3/2, 100 पाई, 2 1 जा 2 3 जा, है ना, 3 √3, ये आ रहा है 3 √3 इंटू 100 इंटू पाई। ये आंसर आ रहा है हमारा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो √3 तो सब, √3 इसमें है, ठीक। 3 इंटू 100 300 हो जाएगा। देखो इसको और सॉल्व कर देता हूं मैं, 3 इंटू 100 300 √3 पाई, ये आ रहा है। 300 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 942 √3, ये आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 942 √3 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज d। बोल रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये पहला स्लिट ये दूसरा स्लिट, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d। जो लाइट डाल रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है लैम्डा। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस l है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ये स्लिट और ये स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस l। ये सेंट्रल लाइन, सेंटर पे तो ब्राइट बनता है, ठीक है। एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, इसके बाद ब्राइट बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, ऐसे बहुत सारे ब्राइट बनेंगे। तो ब्राइट के एंगुलर पोजीशन को पूछ रहा है। मान लीजिए इसके बाद ब्राइट यहां पर बन रहा है, तो ये थीटा की वैल्यू, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ये थीटा पूछ रहा है। सॉल्व कैसे करें, देखो ब्राइट बनने की कंडीशन क्या होती है, अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो ब्राइट बनेगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, y स्मॉल d बाई कैपिटल D, जहां y क्या होता है, ये y है, ठीक है। सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस नापते हैं वो y होता है। तो y स्मॉल d बाई कैपिटल D, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्राइट की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, ब्राइट की कंडीशन है। इससे y की वैल्यू कितनी आ रही है, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। कैपिटल D की जगह l दिए हुए हैं हम लोग, तो यहां पर l ले लेते हैं, n लैम्डा l बाई स्मॉल d, ये y आ गया, ठीक। हमको तो थीटा निकालना है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा होगा, परपेंडिकुलर y है, बेस है l, y बाय l। y की वैल्यू को पुट कर दें, n लैम्डा l बाई d, ये y की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई l था, l और l कैंसल हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो टेन थीटा कितना आया, n लैम्डा बाई स्मॉल d, ये आया। अब देखो ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा ये तीनों बराबर हो जाते हैं लगभग, कब, जब एंगल छोटा है, ठीक है। तो क्योंकि एंगल बहुत छोटा है और ऑप्शन साइन में दिया हुआ है, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख देता हूं, साइन थीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा साइन थीटा थीटा तीनों बराबर हो जाते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, इससे थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डी। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, और 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये स्ट्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है आपको और टाइम पीरियड पूछ रहा है। स्ट्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर m बाई के, ठीक है। अगर एक के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, दो स्प्रिंग है तो फिर इफेक्टिव लेना पड़ेगा, दो मासेस हैं तो इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है अपने को, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव मास निकाल के पुट करना है, टाइम पीरियड निकल जाएगा अपना, ठीक है। ये कैसे अरेंज है, सीरीज में, सीरीज में जब भी अरेंज होते हैं इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन के इफेक्टिव होगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2K प्लस के,
3K, K इंटू 2K, K कैंसल, तो इससे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया 2K/3। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आया 2K/, यहां पर लिख देता हूं मैं, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आया 2K/3। ठीक, मास, इफेक्टिव मास कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव मास निकालना है m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, m प्लस m 2m, mm कैंसल, कितना आ रहा है m/2। तो इफेक्टिव मास आ रहा है m/2, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है 2K/3। बस वैल्यू को रख देते हैं, 2 पाई अंडर रूट ओवर, इफेक्टिव मास कितना आया m/2, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया 2K/3, 2K/3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना आ रहा है आंसर 3m/4K, 3m/4K ये है इंटू 2 पाई। करेक्ट आंसर इज सी। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था, बस आपको इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव मास निकालना आना चाहिए था। वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज फॉर्म्ड इन अ मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1200 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 300 हर्ट्ज, ठीक है, साउंड की स्पीड दी हुई है 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये क्या होता है? देखो, ये एक वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा होता है। जो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है इसको बोलते हैं एंटी नोड और इसको बोलते हैं नोड। आप देख सकते हो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस 1 2 3 4, 4 मिलकर लैम्डा हुआ, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? λ/4। यही पूछ रहा है हमसे। तो कुल मिला के हमको वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। स्पीड कितनी दी है? 1200। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 300 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आया? 4 तो लैम्डा आया 4 मीटर। ये आया। हमको एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 4/4 1, आंसर आएगा 1। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1 मीटर। देखो 4 मीटर भी दिया हुआ है। 4 मीटर क्या है? वेवलेंथ। हमको वेवलेंथ नहीं पूछ रहा है, हमको तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, वो होगा 1 मीटर। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 10। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर 10 दिया हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? FO/FE। इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 इज इक्वल टू FO/FE। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया है 1.1 मीटर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? FO प्लस FE, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये कितना दिया हुआ है? 1.1 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पूछ क्या रहा है? मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV। जब इमेज LDDV पे बन रहा है तब मैग्निफिकेशन निकालने बोल रहा है। जब इमेज LDDV पे बनता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब इमेज LDDV पे बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है? जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, तब का मैग्निफिकेशन है। ये दोनों ही मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के हैं। ये कब यूज करना है? जब नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेगा या जब बोलेगा इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है।
ये कब यूज करना है? जब इमेज एलडीटीवी पे बन रहा है तब ये यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर डी की वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर है, डी की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अगर मैं एफओ और एफई निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा। एफओ और एफई निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करके एफओ और एफई निकाला जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से एफओ कितना होगा? 10 एफई। एफओ कितना होगा? 10 एफई। तो एफओ की जगह रखा 10 एफई प्लस एफई 1.1, एफई कॉमन निकल गया, 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 1.1। एफई कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। आ गया एफई। एफओ कितना होगा? एफई आया 0.1, 0.1 इंटू 10 1, तो एफओ आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। एफओ और एफई आ गया। सॉरी, ये मीटर में आएगा आंसर। किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि लेंथ का बेसिक यूनिट मीटर होता है। तो ये 0.1 मीटर, ये भी 1 मीटर आ गया। अब मैग्निफिकेशन को रखते हैं। देखो एफओ कितना है? 1, एफई कितना है? 0.1, 1 प्लस, अब यहां पर मिस्टेक नहीं करना, डी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो एफई को भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। एफई मीटर में कितना है? 0.1, तो सेंटीमीटर में कितना होगा? इंटू 100 करना पड़ेगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 बाई 0.1 10 हो गया, ये 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो 1 प्लस 2 बाई 5 कितना हो जाएगा? 7 बाई 5, 5 1 जा 5 2 जा 7 2 जा 14, तो इसका आंसर होगा 14, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप। नोट करेंगे इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विथ इनिशियल वेलोसिटी v। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। एंटर्स इन अ रीजन ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट। इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। ये मैग्नेटिक फील्ड में आया, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे है। कितना है? ई नॉट, ये दिया हुआ है। The time taken for the change in de Broglie wavelength from initial lambda to lambda by 3। देखो इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स लगने से वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम। क्यों? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो बोल रहा है शुरुआत में वेवलेंथ लैम्डा है, बाद में कितना हो गया? लैम्डा बाई 3। शुरुआत में वेवलेंथ लैम्डा है, बाद में लैम्डा बाई 3 हो गया। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, तो शुरुआत में वेलोसिटी v है तो बाद में कितनी हो गई? 3v। मान सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या निकालने बोल रहा है? टाइम टेकन जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन निकालने बोल रहा है। टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन कैसे सॉल्व करें? चलो देखते हैं। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? v। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, कितना है? ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में नीचे फोर्स लगेगा, अपोजिट फोर्स लगता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसका मोशन का पैटर्न ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो एक वेलोसिटी इधर होगी और एक वेलोसिटी इधर होगी। इधर की वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट, तो ये तो वी नॉट ही रहेगी। मान लेते हैं ये वेलोसिटी को ले लेते हैं वी वाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट आई कैप।
इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी नॉट आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वैसे नीचे की तरफ है तो मेरे को माइनस लगाना चाहिए, लेकिन वो अपने आप आंसर दे देगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और फाइनल वेलोसिटी 3 वी नॉट हो गई थी। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी 3 वी नॉट हो गई, मैं आपको बताया था, तो ये हो गई 3 वी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 9 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये होगा। ये इधर गया 8 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर। दोनों साइड रूट लेंगे तो वी वाई कितना आ गया? 2 रूट 2 वी नॉट, ये आया। हमको वी वाई नहीं चाहिए, हमको तो टाइम चाहिए। अब देखते हैं, देखो वाई डायरेक्शन में है ना, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूं। वाई डायरेक्शन, आप लोग बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 रूट 2 वी नॉट। एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स बाई मास, और टाइम कितना लग रहा है? टी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिन चारों को लिंक करता हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना दिया हुआ है? 2 रूट 2 वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये गया। एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स। फोर्स कितना होता है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये एक्सीलरेशन हो गया, इंटू टाइम। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इधर जाएगा 2 रूट 2 वी नॉट एम अपॉन ई नॉट। ठीक है, ये आ रहा है। तो जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट आ रहा है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। टाइम और ई नॉट के बीच में रिलेशन निकालना था मेरे ख्याल से, तो आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। समझ में आया? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। अ पेंडुलम क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम, व्हाट इज द एरर इन टाइम पर डे इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.5%। ठीक है, बोल रहा है पेंडुलम क्लॉक का लेंथ अगर बढ़ जाए तो टाइम में कितना एरर आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अगर पेंडुलम क्लॉक है तो टाइम और लेंथ के बीच में रिलेशन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, टाइम और लेंथ के बीच में रिलेशन होता है, फॉर्मूला। इसका मतलब टाइम जो है वो रूट एल के प्रोपोर्शनल है। रूट एल मतलब एल का पावर हाफ, एल का पावर हाफ। ठीक, और लेंथ जो है वो 0.05% बढ़ गया। एक का परसेंट दिया है, दूसरे का परसेंट निकालने बोल रहा है, मतलब निकालना है अपने को, तभी आंसर आएगा। तो इस रिलेशन को देख के हम ऐसा लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/2 परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, ऐसा मैं रिलेशन को देख के लिख सकता हूं, लेकिन ये कब लिखेंगे? जब आपको जो परसेंटेज चेंज दिया है वो 5% के अंदर है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। परसेंटेज चेंज कितना है? 0.05%, 5 के तो अंदर है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ूं? चलिए, इसको मैं मिटाल रहा हूं। देखो, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम, 24 आवर्स है।
इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.05% दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। इससे डेल टी कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1/2, ये 5/100 हो जाएगा। अच्छा 100 यहां पर भी आ गया, और 1/100, 24 आवर्स, 24 आवर्स सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 सेकंड। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 कैंसल, ऊपर क्या बच रहा है, 5 इंटू 24 इंटू 36, ये बच रहा है। नीचे में 2 इंटू 100, 2 1 जा 2 2 जा, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब बस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके देख लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ डेल टी इज इक्वल टू 1/2, 5%, 24, 0.00, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, two lenses plus 5 diopter are mounted at some distance apart, the equivalent power will always be negative if the distance is, देखो दो लेंस हैं, एक का पावर P1 दूसरे का पावर P2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। ठीक है, ये चिपके नहीं हुए हैं दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है D। तो इस कंडीशन में इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। ठीक है, हमारे पास दो लेंस है, दोनों का पावर सेम है, इसका भी पावर कितना है 5 डायोप्टर, इसका भी पावर कितना है 5 डायोप्टर। ठीक, तो और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। चलो सबसे पहले इफेक्टिव पावर निकालते हैं। इफेक्टिव पावर कितना होगा, P1 प्लस P2, 5 प्लस 5 10 माइनस D, 5 5 जा 25, ये आ रहा है। बोल रहा है डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इफेक्टिव पावर निगेटिव हो जाए। इफेक्टिव पावर क्या हो जाए, निगेटिव, मतलब लेस देन 0। इफेक्टिव पावर कितना आया 10 माइनस 25D लेस देन 0, तो 10 इज लेस देन 25D, 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है, तो D शुड बी ग्रेटर देन 2/5। ये मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 20 इंटू 40, तो D इज ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, दो वेव है, दोनों वेव का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और फेज डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस। देखो फेज डिफरेंस तभी निकलेगा जब या तो आप दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो। यहां पर एक साइन में है दूसरा कॉस में है, तो फेज डिफरेंस नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम लोग दोनों को सेम में कन्वर्ट करते हैं। हमको पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान से देखना, कॉस थीटा y1 इज इक्वल टू कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं, और y2 कितना है, साइन 4t माइनस 2x प्लस π/3, ये है। अब देखो साइन के अंदर और साइन के अंदर का चीज फेस बताता है, 4t माइनस 2x दोनों में सेम है। यहां पर कितना है, पाई मतलब 180/2 90 डिग्री है, और ये 180/3 60 डिग्री है।
एक 90 है, दूसरा 60 है, फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, 60 माइनस 90, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है विद माइनस साइन, ठीक है। 30 मतलब पाई बाई 6, तो फेज डिफरेंस होगा माइनस पाई बाई 6। ये याद रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि फेज डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा, दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करो, तभी आपको फेज डिफरेंस मिलेगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज, देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? ये हुआ ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब लगातार उसकी एम्पलीट्यूड कम होते जाती है। जैसे झूला है, झूले को एक बार अपन छोड़ दिए, स्विंग होता है, लेकिन वो धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते होते, होते जीरो में आ जाता है वो, तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसका लगातार एम्पलीट्यूड कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। भाई झूला है तो हवा है वहां पर, हवा उसके एम्पलीट्यूड को कम करते जा रहा है, हवा उसके एनर्जी को कम करते जाता है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमेशा कम होते जाता है, याद रखना। दूसरा चीज, झूले को अगर आप छोड़ दोगे तो एम्पलीट्यूड तो कम होते जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होते जाती है। क्या कम होते जाती है? स्पीड। स्पीड कम हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? कम, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोले, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी कम होता है और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, बोथ डिक्रीजेस, ठीक है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों डिक्रीज होते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो फिर अब हम लोग अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर 100 तक का सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।